नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से मैं मीनल पाटिल आज के पाठ में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी इकाई पहली पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। लेखक का परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1978। माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने नाटक लिखे। प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदीय इत्यादि। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। बच्चों, एकांकी यानी एक ही विचार को नाटक के माध्यम से आगे बढ़ाना, यानी इस पाठ में एकांकी के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। बच्चों, दकियानुसी का मतलब है पुरानी, रूढ़िवादी, पारंपरिक या प्राचीन परंपरा। तो इस पाठ में नारी को सम्मान दिया है, नारी की शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। बच्चों, आपको रीढ़ की हड्डी जिसे मराठी में कहा जाता है पाठीचा कणा, तो ये पाठ जो है उसको रीढ़ की हड्डी यह नाम क्यों दिया है, इसके बारे में, ये समर्पित शीर्षक है कि नहीं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रथम हम इस पाठ के प्रमुख पात्र के बारे में जानकारी लेंगे। उमा इस एकांकी की प्रमुख नायिका है और सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर उमा को देखने आने वाला युवक है, गोपाल प्रसाद जी शंकर के पिता है, रतन रामस्वरूप का नौकर है। बच्चों, पाठ के प्रमुख पात्र आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं, क्योंकि संजाल पूर्ण करो के लिए यह रिश्ते पूछे जाते हैं। अब इस कहानी की पार्श्वभूमि क्या है वो हम जान लेंगे। पार्श्वभूमि इस तरह है। रामस्वरूप के परिवार में उनकी पत्नी प्रेमा और बेटी उमा है, जो उमा बीए तक पढ़ी लिखी है। उसे देखने शंकर नाम का लड़का और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद आने वाले हैं, लेकिन जो पुराने विचारों के हैं और वो चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। रामस्वरूप जी यानी उमा के पिता भी अपने बेटी की पढ़ाई छुपाते हैं। अब किस तरह यह एकांकी आगे बढ़ती है और उमा किस तरह निर्णय लेती है, ये हम इस एकांकी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत इस तरह है। बच्चों, सामने आपके है रीढ़ की हड्डी दिखाई है। रीढ़ की हड्डी यानी हम जिस कारण सीधा चल सकते हैं, जो हमें आधार देता है चलने के लिए, रीढ़ की हड्डी, जिसे मराठी में क्या कहा जाता है, पाठीचा कणा। अब कहानी शुरुआत इस तरह एकांकी की। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ कमरा सजा रहा है। कमरा सजाने का मतलब अच्छी तरह कमरे में हारमोनियम, सितार रखा जा रहा है तख्त पर। तख्त यानी क्या, तो तख्त यानी लकड़ी की बनी बड़ी चौकी। लकड़ी की बनी बड़ी चौकी पर हारमोनियम और सितार, यह शास्त्रीय संगीत के लिए आवश्यक साहित्य रखा जा रहा है। तब रामस्वरूप जी की पत्नी प्रेमा जी वहां आती है और रामस्वरूप जी से कहती है, आप तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वहां उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाना यानी नाराज होना। रामस्वरूप जी कहते हैं, उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। उमा से कहना, जरा करीने से आना। करीने से आना इसका मतलब बेटो ढंग से, तरीके से आना। बाद में रामस्वरूप कहते हैं, मुझे पता है ये आने वाले लोग ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो ऐसा चाहते हैं। खुद तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके विचार कैसे है, बहुत ही प्राचीन है, पुराने हैं। वो चाहते हैं होने वाली बहू पढ़ी लिखी होने की जरूरत नहीं। पिताजी तो पिताजी, बेटा भी सवा सेर।
वो खुद बीएससी कर रहा है लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन अपने खुद के विचारों पर चलने वाला नहीं है, पिताजी के विचारों पर चलने वाला है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का क्या करूं, मजबूरी है। देखो बच्चों, यहाँ मजबूरी है उसने कहा, इसका मतलब वो पिताजी जैसे कहते हैं वैसे चलने वाला है, खुद के विचारों पर चलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो अभी। इस तरह रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी की बातें चल ही रही थी, तब तक मेहमान आ जाते हैं। रामस्वरूप बाहर आकर शिष्टाचार से, शिष्टाचार यानी औपचारिकता, शिष्टाचार यानी औपचारिकता या दिखावे की बातें शुरू करते हैं। आइए आइए, आपको मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? बाद में शंकर बाबू से पूछते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी? इस तरह बातें चल रही है। शंकर कहता है कि छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। अब रामस्वरूप जी, उमा के पिताजी जो है, वो शंकर जी से पूछते हैं, आपका कोर्स खत्म होने में अब 1 ही साल बचा होगा ना? तो शंकर जवाब देता है, 2 साल, यानी वो 1 साल ज्यादा बता देता है। वह सोचता है अगर 1 साल में अगर फेल हुआ तो 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब बच्चों अंतर, यानी उसको आत्मविश्वास भी नहीं है कि वो 1 साल में वो डिग्री प्राप्त कर सकेगा। इस तरह आत्मविश्वास की भी उसकी कमी इसमें दिखाई देती है। ऐसी औपचारिकता की बातें चल ही रही थी कि शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद जी थोड़ा अपने बोलने का ढंग यानी तरीका बदलते हैं और बोलते हैं, चलो बिजनेस की बातें हो जाए। बिजनेस? यह बात सुनकर रामस्वरूप चौंक जाते हैं। चौंक जाना इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। बाद में वो समझ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। लेकिन गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ यानी बच्चों औपचारिकता, दिखावा, शिष्टाचार, इसका भी मतलब यही है। फिर रामस्वरूप जी उनकी स्तुति करते हैं, यह तो मेरा बड़ा भाग्य है, मेरी तकदीर है कि आप मेरे घर में तशरीफ लाए। तशरीफ लाना, विराजमान होना, आसनस्थ होना। और इस तरह बातें चल ही रही थी कि रामस्वरूप चाय और नाश्ता लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी की नजर अपने बेटे शंकर पर पड़ जाती है। शंकर पूरा झुका हुआ बैठ गया है। यह देखकर गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं, ब्याह तय करने आए हो, ब्याह यानी शादी, शादी तय करने आए हो तो कमर सीधी रख के बैठो, कैसे बैठे हो? तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर बैकबोन यानी जिसको रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, इस तरह पूरा झुका हुआ है। इस तरह पिताजी उसका अपमान करते हैं, फिर भी वो चुप बैठा है। शंकर चुपचाप सुनता है। देखो शंकर के दुर्गुण भी देखो आप, किस तरह वो अपना मत प्रकट नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा पिताजी के सामने। तब तक रामस्वरूप जी चाय और नाश्ता लेकर आ जाते हैं और पूछते हैं रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी से, आप कौन सी चाय पसंद करते हो, विलायती या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आधा दूध आधी चाय और चीनी भी ज्यादा डालिएगा। इस तरह वो चाय पीते हैं। चाय पर उनका विषय जो निकलता है टैक्स का जैसे ही चर्चा शुरू हो जाती है, गोपाल प्रसाद बोल देते हैं, सरकार ने खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। बच्चों एक वाक्य के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। चू भी नहीं करना इसका मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको खूबसूरती को बहुत महत्व दे रहे हैं, सब खूबसूरत होना चाहते हैं, यानी सब टैक्स भरेंगे। तब रामस्वरूप जी पूछते हैं, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यह सवाल पूछने पर किस तरह गोपाल प्रसाद अपना मत प्रकट करते हैं, इस विचार से आपको समझ में आएगा कि गोपाल प्रसाद जी के विचार किस तरह है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है,
निहायत यानी बहुत आवश्यक है। देखो, संजाल पूर्ण करो के लिए गोपाल प्रसाद जी के बहू के बारे में क्या विचार थे, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो पहला उनका विचार है कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत आवश्यक है, जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है। जन्म पत्र यानी कुंडली तो होनी ही चाहिए, जन्म पत्र यानी कुंडली तो होनी ही चाहिए। सिलाई पुराई करनी आनी ही चाहिए, यानी सिलाई पुराई भी आनी चाहिए। और लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कितने पुराने विचारों के हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, खुद गोपाल प्रसाद जी वकील है, बेटा मेडिकल में है, फिर भी बहू चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ऐसे गोपाल प्रसाद के विचार थे। राम स्वरूप सुन ही रहे थे कि उन्होंने बाद में उमा को पान की तश्तरी लेकर आने को बोला। अब देखो बच्चों, दिखाने का जो प्रोग्राम चल रहा, जो शुरुआत अभी हो रही है, अब उमा जब पान की तश्तरी लेकर आती है तो देखिए किस तरह उसका निरीक्षण गोपाल प्रसाद जी करते हैं। पान की तश्तरी का मतलब है छोटी थाली, वो लेकर आती है और पिताजी को देती है। उमा के चेहरे पर सोनेरी रिम वाला चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं और कहते, चश्मा? बाप बेटे यानी गोपाल प्रसाद जी और शंकर बाबू। चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना, दोनों आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, चश्मा? राम स्वरूप जी झट से बोल देते हैं, उसकी आंखें दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। फिर भी गोपाल प्रसाद को शक होता है, पूछते हैं, पढ़ाई बिढ़ाई की वजह से तो नहीं ना? इस तरह की बातें हो रही है, तब तक उमा का निरीक्षण शुरू हो जाता है। अब गोपाल प्रसाद उमा का निरीक्षण करते हैं और ठीक है, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर छवि है, छवि यानी तेज है, निखार है। अच्छा बेटी, गाना बजाना सीखा है? फिर उमा को गाने के लिए कहा जाता है। वह सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। बच्चों, ये भी एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ हारमोनियम और सितार, शास्त्रीय संगीत के दो प्रयुक्त वाद्य को भी नाम पूछे जाते हैं संजाल के लिए। और उमा ने कौन सा भजन गाया, ये भी एक वाक्य के लिए पूछा जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद गाना रुक जाता है। अब देखिए, गोपाल प्रसाद उसको प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उमा का व्यवहार कैसा है, अब देखेंगे। गोपाल प्रसाद का प्रश्न, पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? देखो, पेंटिंग वेंटिंग शब्द के बीच में छोटा सा डैश आया है, यह योजक चिन्ह है। शब्द युग्म के लिए भी आपको यह पूछा जाता है, एक अंक के लिए आता है। पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप है, उमा कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। उसके पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ, कुत्ते वाली तस्वीर दीवार पर जो लगी है वो इसी ने बनाई है, यह तस्वीर इसी ने बनाई है। अच्छा अच्छा, अब गोपाल प्रसाद जी का आगे का प्रश्न, सिलाई वगैरह जानती है? उमा चुप, उमा कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। फिर से उसके पिताजी राम स्वरूप जी बोल रहे हैं, सारे घर की सिलाई इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। अब गोपाल प्रसाद जी का आगे का प्रश्न, लेकिन तुमने इनाम बिनाम भी जीते थे? अब राम स्वरूप जी अपने बेटी उमा की तरफ देखते हैं और जवाब देने को कहते हैं, लेकिन उमा चुप, उमा कुछ भी जवाब नहीं देती। तो राम स्वरूप जी ही जवाब देने लगते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, इसको भी तो बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। बाद में उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है। देखो उमा क्या कहती है, जब दुकानदार कुर्सी मेज बिकता है तो वह दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। यानी वो खुद को क्या समझ रही है, कुर्सी मेज समझ रही है। मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है, आप ही तय करो, आप ही मेरे गुण देख रहे हैं, मेरे दोष ढूंढ रहे हैं।
अब गोपाल प्रसाद को उमा की इस सवाल से, इस बात से गुस्सा आया और वो राम स्वरूप से कहते, मेरी इज्जत उतारने के लिए तुमने यहाँ बुलाया था। अब उमा भी गुस्सा हो जाती है और तेज आवाज में कहती है कि तेज आवाज में उमा कहती, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल करना इसका मतलब नापना और तोलना। आप इतने देर से मुझे नाप तोल कर रहे हैं तो हमारी बेइज्जती नहीं होती क्या? गोपाल प्रसाद समझ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? वो भी गुस्से में है। उमा का गुस्सा चरम सीमा पर जाता है, वो और गुस्सा होती है। और बच्चों देखो वो क्या जवाब देती है। जी हाँ, पढ़ी हूँ, बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके बेटे की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक कर कायरता नहीं दिखाई है। यानी देखो, उसको शंकर बाबू के दुर्गुण के बारे में पता है। वो कहती है, हाँ मैं बीए तक पढ़ी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की। और आपका बेटा जिस तरह लड़कियों के हॉस्टल में जाकर ताक झाक करता है, चुप चुप कर लड़कियों को देखता है, ऐसी बुरी कायरता मैंने नहीं की। मुझे अपनी इज्जत का पूरा ख्याल है। बाद में उमा कहती, इससे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी नौकरानी के साथ भी आपके बेटे ने किस तरह गैरव्यवहार किया है, ये इससे पूछो। यानी पहले आपके बेटे के दुर्गुणों के बारे में सोचो, आप मेरा नाप तोल कर रहे हैं। राम स्वरूप जी अपने बेटी को चुप रहने को कह रहे हैं, उमा उमा ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उमा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। अब गोपाल प्रसाद और गुस्से में, बाबू राम स्वरूप जी, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए तक पढ़ी है और आपने मुझसे कहा मैट्रिक तक पढ़ी है, और गुस्से से निकलते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं तो उमा का गुस्सा चरम सीमा पर है। वो कहती है, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन यानी देखो, उमा भी कहती है कि आपका बेटा चलता भी झुककर ही है, और उसके खुद के विचार है भी है या नहीं, अपने विचार है या नहीं, या सिर्फ आपके विचारों पर चलता है। बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिसको नहीं है। इस तरह उमा भी उसे कहती है। इसका मतलब दोस्त भी उसे यही चिढ़ाते हैं और उमा भी। अब बच्चों, यहाँ पाठ खत्म हो जाता है। वो गुस्से से गोपाल प्रसाद और शंकर बाबू चले जाते हैं। उमा भी उनको जाने को कहती है, और इस तरह पाठ की समाप्ति हो जाती है, एकांकी की समाप्ति हो जाती है। बच्चों, इस पाठ में रीढ़ की हड्डी यह नाम देने के कारण यह शीर्षक समर्पक है। बराबर है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के कारण हम सीधा चल सकते हैं। हम किसी के आधार की हमें जरूरत नहीं है, नहीं होती। इस पाठ में देखा जाए तो शंकर नाम का युवक जो खुद पढ़ा लिखा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पिताजी के विचारों पर चलने वाला है। अपने विचार से वह कोई भी निर्णय नहीं लेता, जैसे वह दूसरों के विचारों पर चलता है, खुद के विचार ही नहीं, यानी रीढ़ की हड्डी ही उसको नहीं है। मनुष्य को चलने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन जीने के लिए खुद के विचार आवश्यक है। यानी जो खुद के विचारों पर नहीं चलता उसे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी न होने वाला, ऐसे लेखक ने यहाँ कहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से उमा का आत्मविश्वास, उमा के अच्छे गुण, उमा की विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है। बच्चों, संजाल पूर्ण करने के लिए यह पूछा जाता है, जैसे गोपाल प्रसाद बहू के बारे में क्या सोचते हैं, वैसे ही उमा की इस पाठ में उमा की विशेषताएं कौन सी है। तो बच्चों, विशेषताओं में उमा की अच्छे अच्छे गुण आपको लिखने हैं। वह बीए तक पढ़ी है, उसे शास्त्रीय गीत गाने का ज्ञान है, वो सिलाई पुराई जानती है, वो चित्रकला जानती है। इस तरह बहुत ही अच्छे गुण उसमें है, आत्मविश्वास उसमें है, अपने घर के इज्जत का, मर्यादा का उसे ख्याल है। यह सब उसकी विशेषता है, अच्छे गुण है।
बच्चों, इस पाठ में शब्दार्थ आपके सामने ही है। झेपती सी, शर्माती सी, रूखा, व्यवहार की कठोरता, ताव, अहंकार युक्त रोष या आवेश, नापतोल करना, नापना और तोलने की क्रिया। जैसे हम दुकान में कोई वस्तु खरीदी करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद वहां जो हम देखते एक आध वस्तु के गुण देखते हैं, वो कैसा है, उसे नापतोल करना कहते हैं। दगा यानी धोखा, छल करना। मुहावरे आए हैं, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, मुंह फुलाना, नाराज होना, इज्जत उतारना, बेइज्जती करना। बच्चों, मुहावरे आपको आते हैं 8 अंक के लिए। आपको इस पाठ में से एक परिच्छेद आ सकता है, उसमें आकलन युक्त प्रश्न यानी संजाल पूर्ण करो, आकृति बंध पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको स्वमत अभिव्यक्ति और निबंध के लिए भी यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम चर्चा स्वाध्याय संजाल पूर्ण कीजिए में पाठ में आए व्यवसायिक शिक्षा के नाम। बच्चों, ये शिक्षा के नाम मैं आपको अब इस स्वाध्याय आपको खुद को पूरे करने हैं, ये आपके स्वाध्याय के लिए है। मैंने व्यवसायिक शिक्षा के नाम लिए हैं, जो गोपाल प्रसाद पढ़े हैं और जो उनका बेटा पढ़ रहा है, वो व्यवसायिक शिक्षा के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, यह 3 या 4 आपको संजाल के लिए आता है। मैंने 2 ही आपको बताए हैं, 4 आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ 2 ही आपको दिए हैं। उमा की विशेषताएं। बच्चों, गद्य में आए पात्र, गद्य में आए पात्र आपको उनके रिश्ते भी याद रखने हैं, जो आपको रिश्ते 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। आगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 2 वाद्य के नाम। शंकर क्या पढ़ाई कर रहा था? उमा कितनी पढ़ी लिखी थी? सारे घर की सिलाई किसके जिम्मे थी? मेहमानों ने उमा के चेहरे पर क्या देखा? बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही सीधे है, इसके जवाब मैं आपको यह पाठ पढ़ाते पढ़ाते दे चुकी हूँ, आपको बाद में इसके जवाब देने हैं। पहले हम प्रश्न कौन से आ सकते इसकी चर्चा कर रहे हैं। किसने किससे कहा भी यहाँ है। इसके साथ ही साथ पाठ में आए अव्यय के भेद। बच्चों, व्याकरण का जो टॉपिक है अव्यय के भेद पहचानो, उसमें जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह अव्यय इस पाठ में बहुत आए हैं। आपको खुद को यह 4 अव्यय के भेद ढूंढ कर लिखने हैं, ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिसमें यह अव्यय आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अव्यय है, आपको इसकी जानकारी पहले के वीडियो में दी गई है। आगे है स्वमत अभिव्यक्ति। बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति में आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। आप यह पाठ पढ़ चुके हैं, अभी देखा आपने यह पाठ। इतना ही नहीं, आप समाज में रह रहे हैं, समाज में भी आपको पता है लड़कियों की पढ़ाई क्यों आवश्यक है, क्यों उचित है, उसने पढ़ाई करना किस लिए समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आवश्यक बात है। तो इसमें आप अपना मत लिखना है। गोपाल प्रसाद बहू को ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहती, क्या यह उचित है? इस विषय में अपने विचार लिखी है, आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। दूसरी स्वमत है, बेटी की उच्च शिक्षा आज के जमाने में आवश्यक है, इस बारे में अपने विचार लिखो। देखो बच्चों, आज लड़कियां सब क्षेत्र में आघाड़ी पर है, आगे है, तो उसकी उच्च शिक्षा आज आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप खुद अपने विचार लिखेंगे। बच्चों, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो है निबंध लेखन, जो यहाँ नहीं दिया है लेकिन आपसे मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि निबंध लेखन के लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला सक्षमीकरण, आज महिलाओं सक्षमीकरण की आवश्यकता है और महिला सक्षम हो रही है, इसके बारे में निबंध आ सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह का निबंध इस पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये भी आप अपने मन से निबंध आपको लिखने हैं। बाद में आप देखेंगे कि विरुद्धार्थी शब्द दोस्त, आमदनी, मुश्किल, खूबसूरती और समानार्थी शब्द नाश्ता, ख्याल, ब्याह, जरूरी, इस तरह के प्रश्न इस पाठ में आए हुए हैं। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह उमा जो है
वो उमा किस तरह अपना मत आत्मविश्वास से व्यक्त करती है और अपने पढ़ाई का उपयोग अपने लिए, अपने खुद के लिए, खुद के विचारों पर चलने वाली ये लड़की है। और इस तरह अपने माँ बाप का इज्जत का भी उसे बहुत ही ख्याल है। बच्चों, इस तरह हमें भी अपने पढ़ाई से हमारे घर का, कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का उत्थान हो, हमारा राष्ट्र उज्जवल हो, इसके लिए उपयोग होना चाहिए। पुरानी परंपराएं, संस्कृति हमारी देन है। अच्छी संस्कृति का संरक्षण करना यह हमारे कर्तव्य है। लेकिन बुरी या जो पिछड़े हुए प्राचीन विचार है, इस प्राचीन विचार को यानी पुरातन विचार जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे विचार आपको अपने समाज के लिए जो दकियानुसी है, दकियानुसी यानी पुराने है, समाज का प्रखर हमें विरोध करना है ऐसे विचारों से। इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने यह करने के लिए प्रेरित किया है। हमें आधुनिकता की तरफ, आधुनिक विचारों की तरफ लेखक लेकर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस एकांकी के विचार को लेखक ने आगे बढ़ाया है। बच्चों, मुझे लगता है आपको यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। इस पाठ में जो रीढ़ की हड्डी यह नाम दिया है वो बहुत ही समर्पक है, बहुत ही बराबर है। इस पाठ को आपको स्वाध्याय अपने आप को, खुद को पाठ पढ़ के लिखना है और इसकी रिवीजन आपको करनी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पाठ हम पीपीटी के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और यह पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। कोणत्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं सर?